नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। यूरोपीय संघ यूरोपीय डेटा अधिनियम पर राजनीतिक समझौते पर पहुंच गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश में संशोधन किया है। भारत का लगभग 91% मत्स्य स्टॉक स्वस्थ अवस्था में पाया गया है और दक्षिण पूर्व तट का स्टॉक सबसे अच्छी स्थिति में है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित बना हुआ है। भारत ने अपने जीव जंतुओं के डेटाबेस में 664 जंतु प्रजातियों और वनस्पतियों के डेटाबेस में भी 339 प्रजातियों को शामिल किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असुरक्षित पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों का बोझ 2019 अपडेट रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर यूरोपीय संघ से संबंधित है। यूरोपीय संघ यूरोपीय डेटा अधिनियम पर राजनीतिक समझौते पर पहुंच गया है। डेटा अधिनियम के जरिए यूरोपीय संघ की डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसके तहत औद्योगिक डेटा का प्रकटीकरण किया जाएगा। इसके अलावा डेटा तक पहुंच और उपयोग को अनुकूलित किया जाएगा। साथ ही प्रतिस्पर्धी यूरोपीय क्लाउड बाजार को बढ़ावा दिया जाएगा। डेटा अधिनियम यूरोपीय डेटा गवर्नेंस अधिनियम और डेटा के लिए यूरोपीय रणनीति की अगली कड़ी है। इन सबका उद्देश्य यूरोपीय संघ के भीतर और सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र डेटा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत बाजार स्थापित करना है। ये मौजूदा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर के भी अनुरूप है। डेटा अधिनियम के मुख्य उपबंधों में ये कहा गया है कि ये कनेक्टेड डिवाइसेस के उपयोगकर्ताओं को इन डिवाइसेस से संबंधित सेवाओं द्वारा उत्पन्न डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये अधिनियम लोक आपात स्थितियों के मामले में या कानूनी आदेश लागू करते समय सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निजी क्षेत्र द्वारा रखे गए डेटा प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। एक तरफा आरोपित की गई अनुचित अनुबंध शर्तों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यदि ग्राहक किसी एक क्लाउड डेटा प्रोसेसिंग सेवा प्रदाता की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वो उसे छोड़कर दूसरे सेवा प्रदाता से जुड़ सकता है। डेटा अधिनियम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये व्यापार गोपनीयताओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये डेटा से प्राप्त मूल्य के आवंटन में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और साथ ही प्रतिस्पर्धी डेटा बाजार को प्रोत्साहित करता है। ये डेटा संचालित नवाचार के लिए अवसर पैदा करता है और डेटा को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाता है। आपको बता दें कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे डिजिटल सेवा अधिनियम और डिजिटल बाजार अधिनियम। इनका उद्देश्य सुरक्षित डिजिटल स्पेस का निर्माण करना और साथ ही नवाचार, समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। दूसरा है मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट यानी मीका। इसे नवाचार और नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए लाया गया है। इसके अलावा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर, इसे यूरोपियन यूनियन में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस और स्थानांतरित करने की प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए लाया गया है। और अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धान की पराली के खेतों से बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रबंधन को संभव बनाएंगे। फसल अवशेषों को जलाने से कई बुरे परिणाम होते हैं। इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है। पराली जलाने से कणिकीय पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। इसके अलावा पौधों के पोषक तत्वों की हानि होती है तथा पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं की स्थापना लाभार्थी या फिर एग्रीगेटर, जिसमें कि किसान, ग्रामीण उद्यमी और किसान उत्पादक संगठन शामिल होंगे, इसके अलावा उद्योग जगत के बीच की जाएगी। सरकार मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर पूंजीगत लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और सरकार परियोजना लागत की 65% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस परियोजना लागत की 25% सहायता उद्योग जगत उपलब्ध करवाएगा, जबकि शेष 10% का योगदान किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन आदि देंगे। राज्य सरकारें परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी। अधिक पावर वाले ट्रैक्टर, कटर, टेडर जैसी मशीनों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। फसल अवशेषों के बाह्य स्थाने या फिर एक्स-सिटो प्रबंधन के अलग अलग विकल्पों में शामिल हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में परंपरागत ईंधन के बदले बायोमास पैलेट्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा धान की पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस या फिर बायो सीएनजी का उत्पादन किया जा सकता है और धान की पराली से अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है।
और आइए अब बात करते हैं नीली क्रांति से उत्पन्न मत्स्य उत्पादन के बारे में। हाल ही में एक आकलन किया गया, उसमें बताया गया कि भारत का लगभग 91% मत्स्य स्टॉक स्वस्थ अवस्था में है और दक्षिण पूर्व तट का स्टॉक सबसे अच्छी स्थिति में है। इस समुद्री मत्स्य स्टॉक का आकलन केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने किया। इस आकलन में कई बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जैसे कि 86.7% मत्स्य स्टॉक संधारणीय पाए गए हैं। इनमें डॉल्फिन की कुछ प्रजातियां, ईल, लिजर्ड फिश और स्नैपर शामिल हैं। इसके अलावा 8.2% स्टॉक का अतिदोहन हुआ है। इनमें क्रोकर, कैटफिश, शार्क और लॉबस्टर जैसी प्रजातियां शामिल हैं। दक्षिण पूर्व तट पर मछलियों के स्वस्थ स्टॉक का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम तट का स्थान आता है। इसके विपरीत उत्तर पश्चिम तट पर ऐसे मछली स्टॉक का प्रतिशत सबसे कम था। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण मत्स्य गतिविधियों में 2 साल के विराम की वजह से मछलियों के स्टॉक के स्वस्थ रहने में मदद मिली है। इस आकलन में ये सिफारिशें की गई हैं कि मछली पकड़ने वाले नेट की जालियों का कानूनी रूप से न्यूनतम आकार निर्धारित किया जाना चाहिए और इन जालियों के आकार में बदलाव लाना चाहिए। इससे अविकसित या अपरिपक्व मछलियों को पकड़ने और बाय कैच की प्रवृत्ति में कमी आएगी। मछुआरों के जाल में कभी कभी ऐसी मछलियां या फिर प्रजातियां फंस जाती हैं जिन्हें वे पकड़ना नहीं चाहते या फिर बेच नहीं सकते और अपने पास रखने की अनुमति नहीं होती है। इन्हें बाय कैच के रूप में जाना जाता है। मछुआरों को शार्क और झींगा मछली जैसी प्रजातियों को वापस समुद्र में छोड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक अवैध, असूचित और अविनियमित मत्स्य गतिविधियों की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 10 से 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड गतिविधियों की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये मत्स्य स्टॉक को कम करती हैं, ये समुद्री पर्यावासों को नष्ट करती हैं, इनसे मछुआरों को भी नुकसान पहुंचता है और ये तटीय समुदायों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं। भारत ने इस तरीके की इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड गतिविधियों के खिलाफ कई पहलें की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति संधारणीय समुद्री मत्स्य पर बल देती है। सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र द्वारा IUU की निगरानी की जाती है। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की शुरुआत की है। और आइए बात करते हैं CSR के बारे में। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय में हुई वृद्धि, लेकिन इसका प्रभाव सीमित है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में CSR व्यय 26,210 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2016 से 80% ज्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित केवल 10 राज्यों को ही वित्त वर्ष 2021 में CSR फंड का 44% से ज्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ था। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को CSR फंड का मात्र 0.91% हिस्सा ही प्राप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2021 के बीच शिक्षा क्षेत्र को कुल CSR व्यय का लगभग 37% हिस्सा प्राप्त हुआ था, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र को 30% हिस्सा प्राप्त हुआ था। CSR का फ्रेमवर्क कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी नियमावली 2014 में दिया गया था। ये व्यवसायों द्वारा अपने व्यवसाय के परिचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत कुछ शर्तों को पूरी करने वाली कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है। आपको बता दें कि कंपनियों के लिए CSR व्यय को अनिवार्य किया गया है, स्पेशली उन कंपनियों के लिए जिनका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा हो, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा हो, जिन्हें लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध लाभ हुआ हो। इसके गैर अनुपालन को दीवानी अपराध के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा CSR व्यय पर कोई विशिष्ट कर छूट प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा कई कोषों में किया गया योगदान CSR व्यय के रूप में स्वीकार्य है, जिसमें शामिल है स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा निधि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और PM केयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस संबंध में कई सिफारिशें भी की हैं, जैसे कि इन निवेशित निधियों की पारदर्शिता के साथ साथ इनके प्रभाव को भी बढ़ाने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुरू की गई पहलें आत्मनिर्भर बने, ताकि CSR कार्यक्रम निर्बाध रूप से जारी रह सके। CSR फंड के विशिष्ट क्षेत्रों में संकेंद्रण से बचने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनियों को CSR फंड आवंटित करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनके आसपास वे परिचालन करती हैं।
और अगली खबर जैव विविधता तथा पर्यावरण से संबंधित है। भारत ने अपने जीव जंतुओं के डेटाबेस में 664 जंतु प्रजातियों और वनस्पतियों के डेटाबेस में भी 339 प्रजातियों को शामिल किया है। ये सूची पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तैयार की है। इस सूची में पशुओं के नए रिकॉर्ड और वनस्पतियों के नए वितरण संबंधी रिकॉर्ड भी शामिल किए जाते हैं। जीव जंतुओं की खोज को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वनस्पतियों की खोज को बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया संकलित करते हैं। अधिकतर वनस्पति और जीव जंतु केरल में खोजे गए हैं। जो जीव जंतु खोजे गए हैं उनमें शामिल है मिनिओप्टेरस फिलिप्सी, ये एक लंबी उंगलियों वाला चमगादड़ है। उसके अलावा ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस, ये एक बांस वृक्ष पर रहने वाला चमगादड़ है जो मेघालय में पाया जाता है। सेला मकैक, जिसे मके का सेलाई भी कहा जाता है, इसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। इसका नाम सेला दर्रे के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा मकैका ल्यूकोजेनिस, ये एक सफेद गाल वाला मकैक है। इसे भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था। इसके अलावा फिस्टुला ज़ेंथोपाइगिया, ये पीले रंग के पुट्ठे वाला फ्लाई कैचर है। ये मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान में पाया जाता है। ये भारत में अंडमान के नारकोंडम द्वीप में पाया गया है। और आइए बात करते हैं वनस्पतियों की खोज के बारे में। कैलेंथेलेमेलोसा, ये एक आर्किड प्रजाति है जो पहले चीन और म्यांमार में पाई गई थी। भारत में इसे नागालैंड के कोहिमा में जाफू पर्वत श्रृंखला में खोजा गया है। दूसरी वनस्पति है नंदा देविया पुसलकर, ये उत्तराखंड, हिमालय की तलहटी और गर्म बाहरी घाटियों में पाया गया है। इसके अलावा है नील गिरिएला पुसलकर, ये दक्षिण पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में की गई थी। इसकी उत्पत्ति 1875 में कोलकाता में भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग से हुई थी। ये पूरे भारत से जानवरों की खोज, नामकरण, वर्णन, वर्गीकरण और दस्तावेजीकरण का कार्य करता है। वहीं बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1890 में की गई थी। इसे देश में पादप प्रजातियों की खोज करने और आर्थिक महत्व रखने वाली पादप प्रजातियों की पहचान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और आइए अब बात करते हैं WHO की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असुरक्षित पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों का बोझ 2019 अपडेट रिपोर्ट जारी की है। अनुमान 4 स्वास्थ्य परिणामों पर आधारित हैं: अतिसार यानी डायरिया, तीव्र श्वसन संक्रमण, अल्पपोषण और मृदा संचारित हेलमिंथियासिस। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विश्व की आधी आबादी के पास अब भी सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छता तक पर्याप्त पहुँच नहीं है। वर्ष 2019 में असुरक्षित पेयजल के साथ साथ अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता विश्व स्तर पर 1.4 मिलियन मौतों और 74 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष के लिए उत्तरदायी थी। जलवायु परिवर्तन वॉश सेवाओं को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। इसमें जलापूर्ति और सीवरेज अवसंरचना को नुकसान भी शामिल है। रिपोर्ट में की गई भारत से संबंधित टिप्पणियों में ये कहा गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने 2015 और 2020 के बीच सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं में 10% से ज्यादा की वृद्धि की है। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से 2014 से 2019 के बीच 3 लाख से ज्यादा मौतों और 14 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष को रोका जा सकता है। जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन से डायरिया से होने वाली मौतों और दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष को लगभग आधे तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस संबंध में कई सिफारिशें भी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि उच्चतर वॉश सेवा स्तरों से जुड़े स्वास्थ्य लाभों की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। सभी के लिए हाथ की स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहिए। सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं के संपर्क में आने वाली जनसंख्या पर डेटा में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को अपनाना चाहिए। असुरक्षित पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों के उदाहरण अगर हम देखें तो इसमें संक्रामक रोग हैं, अतिसार रोग, आंतों का संक्रमण और संबंधित प्रभाव, उदाहरण के लिए अल्पपोषण, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, वाहक जनित रोग, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित संक्रमण, मातृ और नवजात में सेप्सिस, असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट प्रबंधन से संक्रमण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध। अब ये वॉश सेवाओं पर कई तरीके के दबाव हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग आदि। इसके अलावा पीने के पानी में रसायनों से स्वास्थ्य को खतरा है। इससे गैर संचारी रोग, आर्सेनिकोसिस, फ्लोरोसिस आदि उभर सकते हैं। इसके अलावा उभरते जोखिम जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, अंतःस्रावी अवरोधक, रसायन और माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा बढ़ सकता है। असुरक्षित पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छता की वजह से स्वास्थ्य और स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि गरिमा, व्यक्ति सुरक्षा जिसमें कि भय, चिंता और तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, चोटें और मस्कुलोस्केलेटल विकार, स्कूल उपस्थिति, आजीविका जिसमें कि आर्थिक उत्पादकता और गरीबी शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुरक्षा, कर्मचारियों का मनोबल, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी व्यवहार आदि।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी का प्रकाशन। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो उन उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण प्रकाशित करने में विफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजनीतिक दलों के लिए ये अनिवार्य किया था कि वे अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित करें। उन्हें इन विवरणों को अपनी वेबसाइट्स पर भी प्रकाशित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि उम्मीदवार और राजनीतिक दलों को नामांकन दाखिल करने के बाद कम से कम 3 बार ये सूचनाएं प्रकाशित करनी होंगी। इस निर्णय के अनुपालन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जानकारी साझा करने के लिए विस्तृत निर्देश और निर्धारित प्रारूप जारी किए थे। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग का लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये राजमार्ग मणिपुर के मोरेह को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के माईसोट से जोड़ेगा। ये म्यांमार में IMT राजमार्ग के 2 खंडों का निर्माण कार्य करवा रहा है। एक है कलेवी यग्गी सड़क खंड और दूसरा है तामू कीगोन कलेवा खंड पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों का निर्माण। इसके अलावा IMT राजमार्ग को कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। गुच्छी मशरूम। मौसम के अप्रत्याशित पैटर्न और बसंत की जल्द शुरुआत ने गुच्छी मशरूम संग्रह करने वालों के समक्ष संकट पैदा कर दिया है। गुच्छी मशरूम को मोरेल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे महंगे फंगस में से एक है। ये सड़ती हुई लकड़ी के लट्ठों पर गुच्छों में उगता है। ये वसंत ऋतु में कुछ सप्ताह तक ही प्राप्त होता है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। गुच्छी मशरूम की खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती। ये हर बार अलग अलग स्थानों पर उगता है। ये स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है। मशरूम पोटेशियम, विटामिन, तांबा और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध है। यूक्लिड मिशन। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया है। यूक्लिड का उद्देश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करना है। ये अरबों आकाश गंगाओं का पर्यवेक्षण कर ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार करेगा। ब्रह्मांड के वर्तमान प्रचलित मॉडल में 68% ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी, 27% को डार्क मैटर और 5% को सामान्य मैटर माना जाता है। यूक्लिड एक परावर्तक टेलीस्कोप से लैस है। इस टेलीस्कोप में 2 उपकरण हैं, विजिबल वेवलेंथ कैमरा और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर। ये सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंज बिंदु 2 की ओर यात्रा करेगा। डेटा स्क्रैपिंग। ट्विटर ने डेटा स्क्रैपिंग की समस्या से निपटने के लिए अस्थायी रीडिंग लिमिट घोषित की है। डेटा स्क्रैपिंग या वेब स्क्रैपिंग वेबसाइट्स या ऑनलाइन स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा निकालने की स्वचालित प्रक्रिया है। इसमें वेब पेजों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल या प्रोग्रामिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अकादमिक अनुसंधान, डेटा पत्रकारिता या फिर अभिनव एप्लीकेशंस और सेवाओं के सृजन के लिए किया जा सकता है। हालांकि इससे कॉपीराइट का उल्लंघन, निजता का उल्लंघन, डेटा में हेरफेर और उसके दुरुपयोग आदि की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। नवजात जीनोम अनुक्रमण। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि किसी व्यक्ति में बेस पेयर्स के सटीक क्रम को अच्छे से समझना। जीनोम एक जीव के DNA का पूरा सेट होता है। इसमें सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं। इन गुणसूत्रों में DNA और जीन समाहित होते हैं। जीन DNA के विशेष खंड हैं। नवजात के जीनोम अनुक्रमण से प्रारंभिक निदान किया जा सकता है। उपचार की प्रभावशीलता बढ़ सकती है और शिशु को मृत्यु या फिर दिव्यांगता से बचाया जा सकता है। ये उपचार को वहनीय भी बना सकता है। हालांकि इससे जुड़ी कई नैतिक चिंताएं भी हैं। इसमें निजता के उल्लंघन से जुड़े मुद्दे, परिवारों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव और लाभ के समान वितरण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। अगला टॉपिक है भारी जल। मर्क लाइफ साइंस जल्द ही परमाणु ऊर्जा आयोग को ड्यूटेरियम लेबल्ड कंपाउंड्स के उत्पादन के लिए भारी जल की आपूर्ति करेगा। भारी जल में सामान्य हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में भारी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्राकृतिक अनुपात काफी ज्यादा होता है। इसका उपयोग दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इन न्यूट्रॉन्स को धीमा करने के लिए मंदक की जरूरत होती है ताकि चेन रिएक्शन को जारी रखा जा सके। इससे न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम हो जाती है। हालांकि इसका गैर परमाणु क्षेत्र में भी उपयोग है, जैसे कि गैर परमाणु उपयोगों में चयापचय अध्ययन, सक्रिय औषध सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API बनाने में और अर्धचालक आदि बनाने में इसका उपयोग हो सकता है। संथाल विद्रोह।
30 जून को 1885 के संथाल विद्रोह की शुरुआत की स्मृति में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शुरुआती विद्रोहों में से एक था। इस विद्रोह का मुख्य कारण 1790 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था। इसके कारण बीरभूम और मानभूम क्षेत्र, जो कि वर्तमान बंगाल में पड़ता है, इनका विस्थापन हो गया था। बाद में जमींदार, पुलिस और ब्रिटिश द्वारा उनका शोषण किया गया। यह विद्रोह झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में दामिनी कोह क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। और अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। मोजाम्बिक, जहां की राजधानी है मपूटो। हाल ही में आईएनएस सुनैना ने मोजाम्बिक के बीरा में प्रवेश किया है। मोजाम्बिक अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसके सीमावर्ती देश हैं मलावी, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये कोमोरोस, मेडागास्कर और मेयर द्वीप, जो कि फ्रांस का है, इसके साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। मोजाम्बिक की जलवायु में भिन्नता है। यहाँ दक्षिण से उत्तर तक उपोष्ण कटिबंधीय से लेकर उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मोजाम्बिक की प्रमुख नदियां हैं जाम्बेजी, लिम्पोपो, रवूमा, और यहाँ की मुख्य झीलें हैं मलावी, जिसे कि न्यासा के नाम से भी जाना जाता है, और काहोरा बासा। इसके अलावा उच्चतम बिंदु है मोन्टे बिंगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।